Hello students, today we are going to start our next topic. Why should we accept this constitution? हमें इस संविधान को स्वीकार क्यों करना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान बने हुए लगभग 70 वर्ष से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले 70 वर्षों में किसी भी ना तो बड़ी सोशल ग्रुप ने ना ही किसी राजनीतिक दल ने हमारे संविधान की लेजिटिमेसी को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये केवल इसके सदस्यों की ही के व्यूज़ को ही रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, यानी कि उस समय के जो कंसेंसस थे उन सभी को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh because the basic rules were not accepted to all मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे थे वर्ल्ड के अंदर जिन्हें दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को नए तरीके से लिखना पड़ा था, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो ऐसा इसलिए था क्योंकि बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तक कोई भी लेजिटिमेसी पर, कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर, और कुछ देशों में तो अभी भी जो संविधान है वो जस्ट क्या कह सकते हो, पीस ऑफ पेपर की तरह, कागज़ के टुकड़े की मात्रा है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। वहाँ पर क्या होता है कि कोई उसको फॉलो नहीं करता है। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यानी कि एक पीस ऑफ पेपर के मात्र है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। अगर हम अपने भारत देश के संविधान की बात करें तो इसका एक्सपीरियंस अलग ही है, क्योंकि इसमें जो है नो लार्ज सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक इसकी लेजिटिमेसी को लेकर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया है। और दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक असाधारण अचीवमेंट है किसी भी संविधान के लिए। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा कारण क्या है कि हम इस संविधान को एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें ये रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को, यानी भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली असेंबली थी। जो उस समय असेंबली बनाई गई थी उसके जो सदस्य थे वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि उसमें ऐसा उस समय ऐसा तो नहीं था कि कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय जो काम किया उसने, उसमें सब तरह के लोगों को के रिप्रेजेंटेटिव थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर वर मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी वहाँ पर पूरे देश के रीजन्स, राज्यों से सदस्य थे। असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ये जो असेंबली थी ये डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के लोग थे, कास्ट के, कलर्स के, क्लासेस के, रिलीजन से एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन से बिलोंग करने वाले लोग इसमें शामिल थे। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली थी, और इन्होंने सबके हितों की बात की थी। इसीलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, और वी शुड एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने एक सिस्टमेटिक, ओपन और कंसेंसुअल मैनर से काम किया। और अगर हम आगे बात करें कि ये जो असेंबली थी डोमिनेट हुई जब स्टार्टिंग में थी, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो असेंबली थी इसमें मुख्य तौर पर कौन डोमिनेट करते? कांग्रेस पार्टी डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि इन्होंने ही फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया था भारत की आज़ादी के लिए। तो बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। लेकिन कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक समूह और विभिन्न राय रखने वाले लोग शामिल थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। असेंबली में ऐसे भी बहुत सारे मेंबर्स थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, कलर, religions and occupation. Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. अगर उस समय तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सब लोगों को भी हम अधिकार देते कि अपना रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुने,
तो ये जो असेंबली थी डिफरेंट ना होती, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को के लोग शामिल थे, सभी वर्गों से, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी व्यवसाय से बिलोंग करने वाले लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे। तो इसीलिए हमें फाइनली क्या करना चाहिए, इसे संविधान को स्वीकार करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि 2000 अमेंडमेंट से भी ज़्यादा को कंसीडर किया गया कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, यानी इसमें चेंजेस किए जाएँ, संशोधन किया जाए। द मेंबर्स ऑफ डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years, यानी कि ये जो सदस्य थे इन्होंने कितने समय तक, ये जो मेंबर्स थे इन्होंने 114 डेज तक यानी 114 दिनों तक 3 सालों में डेलिब्रेशन किया, और प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट था एंड वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज उस समय पेश किया गया या जो भी शब्द उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बोला गया उसे रिकॉर्डेड किया गया, उसे रिकॉर्ड कर लिया गया और इसे सुरक्षित रखा गया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का नाम देते हैं। दीज डिबेट्स प्रोवाइड आर 12 बल्की वॉल्यूम्स। ये जो डिबेट्स हैं इसमें प्रोवाइड किए गए हैं 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स, इसको बताया गया है। और ये जो डिबेट्स हैं हमें प्रोवाइड करती हैं रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हें क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग इंटरप्रेट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात। हम आगे पढ़ेंगे कि गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी। वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 2 ways। हम भारत के संविधान को 2 तरह से समझ सकते हैं। बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ मेजर लीडर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बड़े नेताओं के क्या व्यूज़ थे, और बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन फिलोसफी की। और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी फिलोसफी के बारे में उसको समझकर, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कि संविधान क्या कहता है, ये अपनी ही फिलोसफी के बारे में क्या कहता है, उसे हम समझकर भी हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकते हैं। द ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस। महात्मा गांधी इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। यानी महात्मा गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में ये बताया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा संविधान चाहते थे। बी आर अम्बेडकर क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी जी एंड हिज विज़न। बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी की आलोचना की और उनके इस विज़न की आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी ऑन मिडनाइट ऑफ अगस्त 15, 1947। ही स्टेटेड व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। Freedom and power brings responsibilities. Service of India means service to the millions who suffer. The ambitions of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. तो ये जो बात कर रहे हैं हम ड्रीम एंड प्रॉमिस की, तो महात्मा गांधी जी की हमने बात की कि 1931 में अपना विजन बताया था कि वो किस तरह का संविधान चाहते थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने उनकी निंदा की, आलोचना की उनके विजन की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने दलित लोगों के लिए, डिप्रेस्ड सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें उनका अधिकार दिलवाया, रिजर्वेशन दिलवाया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने जो भाषण, जो कि 15 अगस्त 1947 को भाषण में क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जब संसार सोया होगा तो भारत जो है एक नया जीवन जिएगा और आज़ादी का जश्न मनाएगा। और लेकिन कहता है कि आज़ादी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन ये जो आज़ादी और जो पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिम्मेवारियाँ भी बढ़ती हैं। सर्विस ऑफ इंडिया का मतलब है, भारत की सेवा का मतलब है उन लाखों लोगों की सेवा जो पीड़ित है, और जो अम्बिशन है ग्रेटेस्ट मैन की, हमारे जनरेशन की, वो क्या होनी चाहिए, हमारे देश के लोगों की एक ही आकांक्षा, एक ही अभिलाषा होनी चाहिए कि जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति की आंखों का आंसू नहीं पहुंच देंगे, तब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें क्या करें, वाइप करें एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, प्रत्येक आंख का आंसू पहुंच दें। तभी जब हम, कहने का भाव ये है कि जब हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा,
तभी हमारे इस संविधान का जो है पालन हो पाएगा, तभी हम कह सकेंगे कि हमारा देश जो है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हुई हैं। तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी जब तक हम प्रत्येक आंख के आंसू को पहुंच ना दें, यानी हम प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान ना कर दें। तो प्रेम्बल क्या कहता है? प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या अन्य शब्दों में आप कह सकते हो द इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है और ये शॉर्ट स्टेटमेंट देता है बेसिक वैल्यूज़ की, इसे हम प्रेम्बल बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, बहुत ही लॉन्ग है एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और इसमें समय समय पर अमेंडमेंट होती रही हैं क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेटेड। इसे अपडेट करने के लिए समय समय पर इसमें संशोधन यानी चेंजेस होती रही हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, जिसे कि मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाता है। इट लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। ये एक ऐसा प्रोसीजर लेज डाउन करता है जिसमें एक देश पर शासन करने वाले व्यक्ति को चूज़ किया जाता है। डिफाइंस हु विल हैव मच पावर टू टेक डिसीजंस, और ये डिफाइन करता है कि किस व्यक्ति के पास निर्णय लेने की कौन सी शक्तियाँ होंगी। पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन, और ये लिमिट करता है सरकार की शक्तियों पर, पाबंदी लगाता है, लिमिटेशंस करता है, लिमिटेड करता है गवर्नमेंट की शक्तियों को कि वो अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल ना करें, और नागरिकों के अधिकारों के बारे में सचेत करता है और जिन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और लर्न करेंगे। एनसीईआरटी के जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जो एमसीक्यू हैं वो रहने दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे कि 10 वेरी शॉर्ट, 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के आप नोट कर लेंगे। लर्न पूरे बुक में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और कल आप रिवीजन करेंगे और प्रॉब्लम्स देंगे मेरे को और डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर जल्दी ही इस चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे। तो इसे पढ़ें आप अच्छे से, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, एमसीक्यू फ्रेम करें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इसको अच्छे से पढ़ना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।